इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और स्ट्रिंग हैंडलिंग ऑपरेशंस के बारे में। उससे पहले मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जो कि था कैपिटलाइज का। उसको मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। आपने जो लॉजिक बना उससे मैच करिएगा। सिर्फ फंक्शन बना के बताऊंगा आपको, मेन फंक्शन डिजाइन नहीं करा था क्योंकि मेन फंक्शन में तो पुराना कोड ही आएगा। आज के सेशन में हम कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम, इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैपिटलाइज का कोड देखते हैं। आपने जो कोड लिखा उससे मिलाइएगा। अगर समझ नहीं आए तो फिर मेरा वाला जो कोड है, जो सही कोड है, उसको वर्कआउट करके देखिएगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपका डाउट होगा आपके मन में, वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो दो चीज़ें हमें इंक्लूड करना है। एक तो stdio.h, दूसरा हमने अभी अभी स्टार्ट करा इंक्लूड करना string.h को। string.h को इसीलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम fget से जो इनपुट लेते हैं तो हमें जो स्ट्रिंग टर्मिनेटर को न्यू लाइन एलिमेंट की जगह पर लाना होता है, उसके लिए यूज करते हैं। मैं बार बार हर सेशन में ये बोल के बता दूं ताकि आपको याद रहे। मेन फंक्शन में पहले लिखते थे हमें एक कैर टाइप की अरे चाहिए, एक नाम ए नाम की, जिसमें 82 कैरेक्टर थे। उसके बाद में हम बोले printf एंटर अ स्ट्रिंग। उसके बाद में fgetS a, 82, stdin। ये सारा डिस्कशन हो चुका है, बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद में flush stdin। अगर मैं लास्ट सेशन में ये भूल गया हूँ तो आप देख के ऐड कर लीजिएगा इस लाइन को। flush stdin करने के बाद में a ऑफ str len ऑफ a -1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। मतलब कि जहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर इनपुट हुआ fgetS से, वहां पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर आके रखा जाए। उसके बाद में होना ये चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नाम रखते हैं हम कैपिटलाइज। कैपिटलाइज नाम का एक फंक्शन है, वो काम करना चाहिए। उसको हम ए स्ट्रिंग को पास करेंगे। इस ए की जगह पर उसको पास होगा %a ऑफ 0। ये भी डिस्कशन हर लेक्चर में होता है। उसके बाद में जस्ट हम आउटपुट दिखा देंगे printf %s\n, a। जो भी हमारी कैपिटलाइज्ड स्ट्रिंग है वो सामने आउटपुट आ जाएगा। लास्ट लाइन मेन फंक्शन की रिटर्न 0। अब हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करा। उसका नाम है कैपिटलाइज, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो कैर स्टार टाइप का आ रहा है। उसका नाम हम इस बार भी पी ही रखेंगे। उसके बाद में इसी से हमारी डेफिनेशन भी स्टार्ट होगी, तो इससे हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में पी में पहले एलिमेंट का एड्रेस आएगा, तो अभी स्टार पी में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, तो उस फर्स्ट एलिमेंट को हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए वो लाइन लिख देंगे, इफ स्टार पी इक्वल टू 97, सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड स्टार पी इज लेस देन और इक्वल टू 122। मतलब कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक अगर पहले कैरेक्टर पे आ रहा है तो उस कैरेक्टर पे हो जाना चाहिए स्टार पी इक्वल टू स्टार पी -32। मतलब कि उसके जो कैपिटल इक्विवेलेंट है उसके इक्वल जो उसकी वैल्यू हो जाना चाहिए। सारा डिस्कशन लास्ट सेशन में हो चुका है। उसके बाद में अब पहले ब्लॉक पे तो हमने काम कर लिया, उसको कैपिटल कर दिया। अब अगले ब्लॉक पे क्या, तो अगले ब्लॉक पे सबसे पहले तो हम एक घर आगे भेज देंगे। मतलब कि पहले कैरेक्टर पे हमने काम कर लिया, उसको कैपिटल कर दिया। अब हमें सारे को स्मॉल करना है। अब स्मॉल करने वाला कोड, तो स्मॉल करते टाइम वही कोड पुराना, इफ वाइल स्टार पी इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो हर घर विजिट करना है तो उसके लिए आइटरेटर लगे p++। इससे हमारे सारे घर विजिट हो जाएंगे। यहाँ पर लाइन आएगी, इफ स्टार पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड स्टार पी लेस देन इक्वल टू 90। मतलब कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसको अब स्मॉल में कन्वर्ट करना है। स्मॉल के लिए हम ऐड कर लेते हैं, सॉरी ये तो सही लिखा था, स्टार पी +32। मतलब कि 32 हम ऐड कर देंगे उसको। अब आई थिंक सो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं।
कंपाइलर एरर तो नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ भी हम वैल्यू देके देखते हैं। तो कैपिटल फर्स्ट हो रहा है और बाकी सारे स्मॉल है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। JATIN, तो J कैपिटल हो रहा है, बाकी सारे स्मॉल हो रहे हैं। अब मान लो कि पहला स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल दे दिए, तो उससे होना ये चाहिए कि पहला कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल हो जाना चाहिए। तो ये पहला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। आप पूरा नोट कर लीजिए इसको। आई रिकमेंड कि आप जितने भी नोट्स बनाते हो अपनी कॉपी में हाथ से लिख के नोट्स बनाएं। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं कोड्स का तो उससे आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेगी। एटलीस्ट अगर आप कॉपी में नहीं लिख रहे, नोट्स नहीं बना रहे, तो हर एक प्रोग्राम को वर्कआउट करके देखिए। उससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी कंप्यूटर मशीन के जैसी होगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में एनहांसमेंट होगा। अब थोड़ा सा आगे का डिस्कशन करते हैं। ये तो हो गया कैपिटलाइज का डिस्कशन। कैपिटलाइज में हमने किया कुछ नहीं, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया, रेस्ट ऑल लेटर्स को हमने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये एक तो कैपिटलाइज वाला लॉजिक डिस्कस हो गया। ये लास्ट सेशन का असाइनमेंट था। आइडियली तो आपसे खुद से ये बन जाना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। तो इसके लिए बिल्कुल ही नया कोड लिखेंगे। नए कोड में फिर से मैं 2 बार इंक्लूड करूंगा, एक stdio.h को और एक string.h को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio.h include string.h। दोनों फाइल्स इंक्लूड हो गई। मैं एक स्पेस इस प्रोटोटाइप के लिए छोड़ता हूँ, फंक्शन के प्रोटोटाइप आएगा यहाँ पे। फिर मेन फंक्शन के अंदर इस बार हमें 2 अरे लगेगी। एक ए नाम की ले लेते हैं 82 एलिमेंट्स की, और एक बी नाम की ले लेते हैं, वो भी सिमिलर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। उसके बाद में एंटर अ स्ट्रिंग, इससे हमारा सामने लिखा हुआ आएगा एंटर अ स्ट्रिंग। fgetS ए की जगह पर रखवाना है, 82 रखवाना है, stdin से उठाना है। ये printf की स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसलिए वो अजीब दिख रहा था। printf एंटर अनदर स्ट्रिंग, एंटर अनदर स्ट्रिंग के बाद में fgetS। अब हम इनपुट कराएंगे b की जगह पर 82 एलिमेंट्स और stdin से उठाएंगे। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद में अब हम दोनों के लिए ये fgetS के बाद में तुरंत ही flush stdin ये लिखने की जरूरत इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि हमने 82 से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर कर दिया, तो जो 82 रहेंगे वो तो a में आके असाइन हो जाएंगे, लेकिन उसके आगे की जो रहेंगे वो अगर हम flush नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली b को जाके असाइन हो जाएंगे, क्योंकि b stdin में जाएगा ढूंढने वैल्यूज को, जो कि हम बफर में डिस्कस कर चुके हैं कि stdin जैसे ही दिखता है वैसे ही सिस्टम रुकता नहीं, पहले stdin को चेक करता है, अगर वो खाली हो तो रुकता है। इसलिए जब भी इनपुट की कोई भी स्टेटमेंट लिखे scanf या fgetS या किसी भी टाइप की फ्यूचर में जाके इनपुट की स्टेटमेंट लिखे तो उसके बाद में जरूर flush stdin कर दें। अब flush stdin करने के बाद में दोनों a और b के केस में सेकेंड लास्ट घर में न्यू लाइन कैरेक्टर पड़ा है और लास्ट घर में स्ट्रिंग टर्मिनेटर पड़ा है। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर को न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह पर लाना है, तो उसके लिए a ऑफ strlen ऑफ a -1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। मतलब कि जहां पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर अभी है उसके एक घर पहले स्ट्रिंग टर्मिनेटर को रख दिया। सिमिलरली करेंगे हम b के लिए, b ऑफ strlen ऑफ b -1 इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। मतलब कि अब दोनों स्ट्रिंग हमारी परफेक्ट हो चुकी। अब करना कुछ भी नहीं, अब देखिए समझिएगा। अब हमें 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम सीख चुके हैं कि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, अभी कुछ नई चीज आई है। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन से हम वॉइड टाइप के फंक्शन से हमारा काम नहीं होगा, तो उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी टाइप का फंक्शन लगेगा ये बताने के लिए कि सेम है या फिर नहीं है। तो आइडेंटिटी टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे। आइडेंटिटी टाइप के इस वेरिएबल का नाम रखते हैं x, और इस x में हम वो वैल्यू स्टोर कराएंगे जो कि रिटर्न होगी उस फंक्शन से। फंक्शन का नाम रखते हैं कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। काफी लॉजिकल नाम है, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, और वो इसका काम है। इसको हम क्या पास करेंगे, ए का बेस एड्रेस और बी का बेस एड्रेस, %a ऑफ 0 और %b ऑफ 0, ये हमने पास कर दिया। उसके बाद में अब यहाँ आगे का कोड उस पर डिपेंड करेगा कि जो हम उस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, धीरे धीरे समझ आएगा कि वो क्या है।
सबसे पहले तो इस फंक्शन का प्रोटोटाइप अब हमें पता चल गया कि आईएनटी रिटर्न टाइप है इसका। उसके बाद में इसका नाम है कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, और इसमें हमें दो पॉइंटर्स की जरूरत लगी कि एक कैर स्टार पी और एक कैर स्टार क्यू नाम से ले लेते हैं। इसी से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी, हम सीख चुके हैं, तो इसी से हमने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करी। अब जब डेफिनेशन स्टार्ट करी तो हमारे पास में पी और क्यू में उन एड्रेसेस रखे हुए, मतलब कि पी इस वक्त ए के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और बी इस वक्त बी के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली एक लूप लगाएंगे। सबसे पहले तो इसके लिए एक आईएनटी लेंगे। आईएनटी यहाँ पर हम ले लेंगे, इसमें क्या नाम से ले, काउंट नाम से ले लेते हैं, जो कि काउंट करेगा, या फिर काउंट भी नहीं चल पाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लेते, हम कुछ नई अप्रोच अप्लाई करते हैं। तो वाइल लूप में हम लिखेंगे कि वाइल स्टार पी इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर एंड स्टार क्यू is not equal to string terminator and star p is equal to star q। अब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि p जिसको पॉइंट कर रहा हूं वहां पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। q जिसको पॉइंट कर रहा हूं वहां पर भी स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। p और q जिनको अभी पॉइंट कर रहे हैं फिलहाल में, वो दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए, तो ही इस लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा। इस लूप के अंदर क्या होगा, p प्लस प्लस और q प्लस प्लस, मतलब कि p और q साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर दोनों में सेम होगी तो ये हर बार आगे बढ़ते जाएंगे। लूप खत्म होने पर हम क्या चाहते हैं कि क्या हो, रिटर्न हो जाए। अब रिटर्न के लिए तो हमें आईएनटी टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी, तो हम रिटर्न करेंगे, ध्यान से देखिएगा, स्टार पी माइनस स्टार क्यू। इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलते चलते P में स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ गया, तो P जिसको पॉइंट कर रहा है वो स्ट्रिंग टर्मिनेटर, उस घर में स्ट्रिंग टर्मिनेटर। स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए एस्काई कोड होता है 0, तो यहाँ पर 0 रखा जाएगा, और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर नेगेटिव वैल्यू हो इसका मतलब कि Q वेट में बड़ा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो, मतलब कि अगर स्ट्रिंग टर्मिनेटर Q में आ गया चलते चलते और P में स्ट्रिंग टर्मिनेटर अभी नहीं आया, इसका मतलब कि P की लेंथ Q से बड़ी है, तो उस केस में Q 0 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर 0 रखा जाएगा, और ये जो भी इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वो रिटर्न हो जाएगी। तो अब हमें पता चल गया है। और अगर लास्ट घर में भी दोनों जिसको पॉइंट कर रहे हैं उधर अगर सेम चीज़ रखी हो या स्ट्रिंग टर्मिनेटर रखा हो, तो इसकी वैल्यू 0 इवेल्युएट होगी। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अगर ये भी स्ट्रिंग टर्मिनेटर को पॉइंट कर रहा है तो मतलब कि 0, ये भी स्ट्रिंग टर्मिनेटर को पॉइंट कर रहा है, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 0 इवेल्युएट होगा और वो रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब कि अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो इफ x इक्वल टू 0, जो अगर वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी तो वो x को असाइन हो जाएगी। तो अगर x इक्वल टू 0 तो हमें पता चल गया कि तो हमें ऐसा पता चला है कि printf %s एंड %s आर सेम, ठीक है। मतलब कि दोनों स्ट्रिंग सेम है। पहले वाले % से इसकी जगह पर हम a को प्रिंट करेंगे, दूसरे वाले की जगह पर हम b को प्रिंट करेंगे। इफ अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो printf %s इज ग्रेटर देन %s इन वेट। इसको बोलेंगे ऐसे कि जो %s, मतलब कि अगर अब पहले वाले की जगह पहला वाला प्रिंट करेंगे, तो मैं पहले प्रिंट कराता हूँ फिर समझा देता हूँ आपको। इस %s की जगह पर a प्रिंट हो जाएगा। अब अगर x पॉजिटिव है, इसका मतलब कि p जिसको पॉइंट कर रहा था वहां पर कुछ वैल्यू थी और q खत्म हो गया, मतलब कि पॉजिटिव है, इसका मतलब कि कैर स्टार p वाली अरे बड़ी है। कैर स्टार p वाली अरे कौन सी है, तो कैर स्टार p वाली अरे है a, मतलब कि a वेट में बड़ा है b से, इस लाइन का यही मतलब। अगली लाइन को देखते हैं, इफ x इज लेस देन 0, तो इसके लिए भी वही सेम कहानी है, printf। अब इस बार %s इज लेसर देन %s इन वेट, ठीक है। मतलब कि जो दूसरी वाली अरे हमने पहुंचाई थी वो बड़ी है और पहली वाली अरे छोटी है वेट में।
ये हो गया हमारा सारा कंपैरिजन। उसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अभी आप कोड को लिखिएगा मत, अभी सिर्फ देखिए। एक नई चीज भी बताऊंगा अभी। JATIN पहली स्ट्रिंग डाली, दूसरी स्ट्रिंग डाली सेम JATIN, तो जतिन एंड जतिन आर सेम। उसके बाद में अगर मान लो मैं एक स्ट्रिंग बड़ी डालता हूँ, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग में छोटी डालता हूँ, तो ये लिखा गया जतिन सहजवानी इज ग्रेटर देन जतिन सहजवानी इन वेट, मतलब कि जो पहली अरे है वो दूसरी अरे से बड़ी है। दूसरा एग्जाम्पल, पहली वाली अरे छोटी इनपुट करते हैं, दूसरी वाली अरे बड़ी इनपुट करते हैं, तो जतिन इज लेसर देन जतिन सहजवानी इन वेट, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब एक नई चीज समझाता हूँ आपको। इस पूरे कोड को थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ये अभी आपको थोड़ा हॉच पॉच दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। एक नई चीज सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप एक चीज नोट करिए, बहुत दिनों बाद कुछ नोट करने वाली चीज आई। हमने सीखा कि 0 का मतलब फॉल्स होता है, यहीं से हमने प्रोग्रामिंग की स्टार्ट करी है, और 1 का मतलब ट्रू होता है। अब इस बार मैं आपको बोलूँगा कि आपको मैंने सिर्फ शुरू में कुछ गलत बताया था। सिर्फ 1 का मतलब ही ट्रू नहीं होता है, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब ट्रू होता है। मतलब कि अगर कोई वैल्यू 0 नहीं है उसके लिए उसका मतलब ट्रू होता है, अगर कोई वैल्यू 0 है तो उसका मतलब फॉल्स होता है। एक और चीज समझते हैं आप। अब हम जब वाइल लिखते थे, वाइल 1, इसका मतलब हम समझते थे इनफाइनाइट लूप। अगर मैं लिख दूं वाइल 0 तो ये तो कभी चलेगा ही नहीं, नॉट वर्क, क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स है। अब अगर मेरे पास में एक अरे है, ये a ऑफ 0 है, ये a ऑफ 1 है, ये a ऑफ 2 है, और ये a ऑफ 3 है, ये a ऑफ 4 है। यहाँ पर रखा स्ट्रिंग टर्मिनेटर है, यहाँ पर a b c d वैल्यू रखी। अब जो स्टार p है वो अभी a ऑफ 0 को पॉइंट करा, मतलब कि स्टार p के अंदर एम्परसेंट a ऑफ 0 का एड्रेस है इसका। मतलब कि स्टार p का मतलब अभी कैपिटल A है, वो कैपिटल A को पॉइंट करा है। अगर मैं ऐसा लिखूं वाइल स्टार p p प्लस प्लस, इसका मतलब क्या, तो इसको समझते हैं। स्टार p ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसका स्काई कोड 65 है। अब 65 का मतलब कि नॉन जीरो मतलब ट्रू है, तो कंट्रोल अंदर जाएगा p प्लस प्लस। अब p इसको पॉइंट कर रहा है, इसके स्काई कोड 66 है, ये भी ट्रू। 67 ये भी ट्रू, 68 ये भी ट्रू। अब स्काई कोड हो गया 0, क्योंकि स्ट्रिंग टर्मिनेटर का स्काई कोड 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब उस 0 के लिए ये लूप चलेगा ही नहीं और कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर हम ऐसा लिखें while स्टार p is not equal to string terminator, इसकी जगह पर हम अब लिखेंगे while सिर्फ स्टार p। दोनों का मतलब सेम होता है। शुरू में इसलिए नहीं बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अब आपको डाउट आपका क्लियर रहेगा। अगर आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली लाइन लिखें, क्योंकि वहां पर ऊपर ऊपर से कोड को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंटरव्यू में गए, वहां पर 300 बच्चे हैं, 300 बच्चों से पेपर पे कोड लिखाया गया। आपके कोड में आपने ये लिख दिया और दूसरे ने अपने कोड में ये वाली लाइन लिखी। अब अगर आप ही इनविजिलेटर चेक करने वाले की जगह होंगे तो आप इसी को सही मानेंगे, इसको गलत मानेंगे, क्योंकि ऊपर से गलत दिखता है। भले से ही वो सही है, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ऊपर से वो गलत दिखता है। भले से ही वो साफ सुथरा है, ऑप्टिमाइज्ड है, क्लीन कोड है, लेकिन ऊपर से देखने में यही स्ट्रक्चर्ड है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू या टेस्ट में जाते हैं तो आप ये लिखेंगे। अगर आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कोड को क्लीन रखने के लिए ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच रखेंगे। तो उससे इस कोड में क्या चेंज आएगा देखते हैं। तो ये नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर हट जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर हट जाएगा। अभी भी ये कोड काम करेगा, इसको कंपाइल करके चेक करवा देता हूँ, तो ये वाला आपकी चीज भी चेक हो जाएगी। तो gcc abc.c, इसमें कोई कंपाइलर एरर नहीं है, क्लियर स्क्रीन कर दूंगा आपके लिए। रन करके देखेंगे हमारे प्रोग्राम को। तो फिर से JATIN जतिन एंड जतिन आर सेम, बढ़िया है। एक मेरे फ्रेंड का नाम डाल लेते हैं। तो जतिन सहजवानी इज लेसर देन सुमित शर्मा इन वेट। इसकी वजह यह है कि ये स्ट्रिंग छोटी है। ये स्ट्रिंग खत्म होने के बाद में, फॉर एग्जांपल ये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th,
अब ये 12 एलिमेंट की है, तो मेरे उसमें जब मेरी 15 चेक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये W तक, ये A तक चेक हुआ होगा उसके बाद में इधर तो 0 आ गया, लेकिन इधर आ गया A। अब A का जो एस्काई कोड है उसका कंपैरिजन हुआ होगा खाली जगह से, तो इसीलिए ये लेसर देन वेट लिखा आ रहा है। इसको आप खुद एक बार वर्कआउट करके देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अभी इस कंफ्यूजन में ना पड़ते हुए मैं आपको एक और बार मेरे ही एग्जांपल से वर्कआउट करके बताता हूँ। सॉरी, ये सेम आ रहा है, उसके बाद में ये दिख रहा है आपको इज ग्रेटर देन, उसके बाद में अब ये लेसर हो गया। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इस कोड को लिख लीजिए। ये मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ आपके लिए। ये आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन, हेडर फाइल्स और ये मेन फंक्शन, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद में अब आप ये फंक्शन लिख लीजिए आगे का। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब चेक करते हैं कि अब हम क्या करने वाले थे। कंपैरिजन खत्म, अब हम लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम डिस्कस करते हैं। शुरू से डिस्कस करेंगे। मैं वापस उसी कोड को एडिट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है, आगे जाके कुछ पुराने कोड का रह जाता है, कुछ नए कोड वाली चीजें आ जाती है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सॉरी अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाइन में प्रोटोटाइप के लिए छोड़ दूंगा, मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट करूंगा। इस बार हमें मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं करना। क्या टाइप की एक अरेली 82 एलिमेंट की जो हम करते आए, इस बार भी वही करेंगे। उसके बाद में printf एंटर स्ट्रिंग, उसके बाद में fgetS एक ही जगह पर रखवाना है, 82 एलिमेंट्स रखवाना है, stdin से उठाना है, f stdin मतलब कि stdin को आप खाली कर दो अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान उसमें हो तो। उसके बाद में a ऑफ strlen ऑफ a -1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। ये वाली लाइन भी हो गई। ये वाली लाइन कंप्लीट करने के बाद में अब हम फंक्शन का नाम रख देते हैं लेफ्ट ट्रिम। लेफ्ट ट्रिम को हम पास करेंगे a। उसके बाद में printf, उसके बाद में हम प्रिंट करा लेंगे हमारी क्या प्रिंट कराएंगे हम, स्ट्रिंग आफ्टर लेफ्ट ट्रिम इज %s। यहाँ पर a स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। उसके बाद में इसी को हम इस फंक्शन को कॉल करने से पहले लिखेंगे और आफ्टर की जगह पर यहाँ पर बिफोर लिख देंगे, मतलब कि लेफ्ट ट्रिम अप्लाई होने से पहले स्ट्रिंग कैसी थी और अप्लाई होने के बाद में अब स्ट्रिंग कैसी है, तो इससे हमें ये सब पता चल जाएगा। हमारा आउटपुट कंप्लीट हो गया, रिटर्न 0। अब लिखते हैं हम लेफ्ट ट्रिम। तो अब लेफ्ट ट्रिम पता चल गया हमें यूज के हिसाब से कि वॉइड टाइप का ये नाम लिखा गया। इसमें भी एक पॉइंटर लगेगा, उस पॉइंटर का नाम भी मैं पी लेता हूँ। पॉइंटर का नाम पी इसलिए लेता हूँ क्योंकि पी फॉर पॉइंटर, काफी सिंपल अप्रोच है। अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है सोचते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमें एक और पॉइंटर लगने वाला है जिसका नाम होगा स्टार क्यू, मतलब कि क्यू नाम होगा उस पॉइंटर का। शुरुआत में तो जिधर पी बैठा उधर ही क्यू को भी बिठाया। उसके बाद में जब तक ध्यान से सुनिएगा, जब तक स्टार क्यू इज इक्वल टू स्पेस, मतलब कि जब तक शुरुआत में स्पेस है जब तक क्यू को आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, क्यू को आगे बढ़ाते गए। अब अगर क्यू पी से बड़ा है, या फिर इस वाले पार्ट को हम स्किप करते हैं, हम डायरेक्टली लॉजिक पे अप्लाई करते हैं। ये कुछ फालतू वैलिडेशन, उससे कुछ होगा नहीं, उससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा आपके माइंड में। इफ को हटाते हैं, हम डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई करते हैं। व्हाइल मतलब कि जब तक स्टार क्यू इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, व्हाइल स्टार क्यू, मतलब कि जब तक क्यू आगे बढ़ते बढ़ते क्यू के आगे बढ़ते हुए स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं आ जाता, जब तक, तो जब तक क्या करना है, जब तक पी से उठा के डेटा को क्यू पे करना है। इसको आप चिंता मत करिए, मैं वर्कआउट करके बताऊंगा अभी प्रोग्राम को, तो आपको समझ आ जाएगा। पी प्लस प्लस क्यू प्लस प्लस, उसके बाद में जिधर अब
जिधर P अभी है वहां पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर प्लेस कर देना। अब स्ट्रिंग टर्मिनेटर प्लेस कर दिया, हमारा काम खत्म हो चुका है। अब इसको वर्कआउट करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार वर्कआउट करूंगा। यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर है। शुरुआत में यूजर ने क्या किया है कि 3 स्पेसेस दे दी, हमें इन 3 स्पेसेस को लेफ्ट ट्रिम करना है। जरूर नहीं कि ये 3 ही हो, बस अभी के लिए हम मान रहे एग्जाम्पल के लिए 3। उसके बाद में ये कंटेंट है ABCD। सबसे पहले P इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। शुरुआत में फंक्शन के शुरू होते से हमने पहले तो एक Q नाम का नया पॉइंटर लिया। Q और P इसको पॉइंट कर रहे हैं। इस लूप से अब जब तक स्पेस आते जा रहा है, जब तक Q आगे बढ़ रहा है, तो स्पेस है Q आगे बढ़ गया, स्पेस है Q आगे बढ़ गया, स्पेस है Q आगे बढ़ गया। अब Q इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर है ABCD स्पेस स्पेस स्पेस। अब कंडीशन ये है कि P इसको पॉइंट कर रहा है और Q इसको पॉइंट कर रहा है। अब करना कुछ भी नहीं, इसका डेटा उठा के यहाँ पर पटकते जाना है, एक एक आगे बढ़ते हुए। इसका डेटा यहाँ पर पटका, दोनों को आगे बढ़ा दिया। अब P इसको पॉइंट करेगा, Q इसको पॉइंट करेगा, वापस कॉपी किया, फिर P इसको पॉइंट करेगा Q। तो ये देखिए आप, P की जगह पर Q का डेटा आ जाए, P आगे बढ़ जाए, Q आगे बढ़ जाए। ये हो जाने के बाद में जब D यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर लग जाए। तो ये इस लाइन से स्ट्रिंग टर्मिनेटर लग जाएगा जिधर भी P उस वक्त खड़ा होगा, मतलब कि कॉपी होने के जस्ट आगे। सेव करते, कंपाइल करते। इसमें शायद कोई कंपाइलर एरर ना हो। इसमें कंपाइलर एरर है कि इसको कैरेक्टर्स में इनक्लोज करके लिखते हैं, छोटी सी मिस्टेक है, कभी कभी हो जाती। अब ये बिल्कुल बढ़िया कंपाइल हो गया। अब लेफ्ट ट्रिम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मेरे हिसाब से मैंने कुछ स्पेसेस दे दिए और फिर मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि स्ट्रिंग बिफोर। अब इसमें मैंने एक गलती करी, उस गलती को मैं सुधारूंगा। यहाँ पर मैं दोनों जगह पर स्ट्रिंग टर्मिनेट न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करूंगा। न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज मैं इसीलिए करूंगा क्योंकि उससे आउटपुट थोड़ा व्यवस्थित दिखता है। फिर से सेव करके कंपाइल करूंगा। ये हॉच पॉच क्लियर करके एक और बार हम अब प्रोग्राम को रन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने बिना गिने स्पेसेस दे दिए और मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया सामने कि स्ट्रिंग बिफोर लेफ्ट ट्रिम वाज ये और स्ट्रिंग आफ्टर लेफ्ट ट्रिम इज ये, ठीक है। एक और कुछ चेक करते हैं। 1 2 3 ये हमारा एग्जांपल था, 3 स्पेसेस और ABCD। तो ये जो 3 स्पेसेस थी ये गायब हो गई, ABCD आ गया, बढ़िया। अब क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम डिजाइन करेंगे राइट ट्रिम। तो राइट ट्रिम अगर आपको याद हो तो पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपको ये याद हो जाना चाहिए अभी तक। यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर ABCD है, 2 स्पेसेस है, हमें 2 स्पेसेस को हटाना है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर को इधर पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या लॉजिक था, तो उसके लिए लॉजिक डिस्कस करते हैं। तो लॉजिक में इसमें मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही चेंज करूँगा। इसमें मैं यहाँ तक चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये मैं फंक्शन की डेफिनेशन तो लिखूंगा ही, फंक्शन का नाम इस बार हो जाएगा हमारा राइट ट्रिम। जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ भी राइट ट्रिम। उसके बाद में स्ट्रिंग बिफोर राइट ट्रिम और स्ट्रिंग आफ्टर राइट ट्रिम, बढ़िया। जो डेफिनेशन में प्रोटोटाइप है वहाँ पर भी वही नाम राइट ट्रिम। अब डिस्कस करेंगे राइट ट्रिम का लॉजिक। तो राइट ट्रिम का लॉजिक ये है। इसमें भी हमें एक कैर स्टार एक नया पॉइंटर लगेगा। इस बार पॉइंटर M ले लेते हैं, ठीक है। M को पहले हमने वहीं पर बिठाया जहाँ पर P बैठा है अभी। फिर जब तक M खत्म नहीं हो जाता, मतलब कि स्ट्रिंग पूरी एंड तक खत्म नहीं हो जाती, जब तक हमने M को आगे भेजते गए। अब M जो है वो बिल्कुल स्ट्रिंग टर्मिनेटर पर खड़ा है। M को एक घर पीछे लाए, अब वो पहले फालतू पहले हमने M को आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पहुंचा है। उसके बाद में M को एक घर पीछे लाया, अब M इसको पॉइंट कर रहा है। अब देखिए क्या करना है। अब while M इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, मतलब कि M P से बड़ा होना चाहिए हमेशा। P अभी इसको पॉइंट कर रहा है, M P से बड़ा होना चाहिए। M जो है P से राइट में, तो ऑब्वियसली P से बड़ा होगा।
अगर एम पी से छोटा हो जाता है तो यूजर ने स्पेस 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 इनपुट कर दी और एम पीछे आते 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 ये अरे के भी पीछे चले जाएगा। मतलब कि जो मेमोरी ब्लॉक था ये एम माइनस होते होते उस मेमोरी ब्लॉक को पार करके किसी दूसरी चीज की मेमोरी में घुस जाएगा और उससे हो सकता है कि जो आपके एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाए। हो सकता है नहीं, बिल्कुल होगी विंडोज में। अगर ये पीछे जाते 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 दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर किसी ने 4 स्पेसेस इनपुट कर दी और उस पर राइट ट्रिम लगवा दिया। तो राइट ट्रिम से पहले एम वो स्ट्रिंग टर्मिनेटर पे गया, एक घर पीछे आया, फिर जब तक पीछे आते गया जब तक कि स्पेस आ रहा है तो स्पेस से पीछे आया आया आया, और इसके पहले तो कुछ स्ट्रिंग थी नहीं, मतलब कि वो अन एलोकेटेड मेमोरी में घूमने चले गया। अब वो अनएलोकेटेड मेमोरी किसी दूसरी चीज में यूज हो रही है तो उसमें घूमना भी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी। ठीक है, एम हमेशा पी से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में एम पी से बड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि एम जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर स्पेसेस होना जरूरी है, क्योंकि हमें स्पेसेस को एलिमिनेट करना है। तो इसमें भी एक ही स्टेटमेंट आएगा शायद, एम माइनस माइनस। ठीक है, मतलब कि जब तक स्पेसेस आती जा रही है, पहले हमने एम को यहाँ भेजा, फिर हम एम को यहाँ लाए, फिर जब तक स्पेसेस आ रही पीछे जाओ, तो स्पेस है पीछे जाओ, स्पेस है पीछे जाओ, अब एम इधर आ गया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। इस लाइन से क्या होगा, m जिसको पॉइंट कर रहा है उससे +1, मतलब कि m जिसको पॉइंट कर रहा है उससे +1, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर रखते हैं तो इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ये रही और राइट के फालतू के स्पेस ट्रिम हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो इसको चेक कर लेते हैं। वैसे राइट ट्रिम में कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी रन करके देखते हैं। JATIN एडिशन मैंने स्पेसेस दे दी राइट में, बिल्कुल फालतू की बिना गिने। तो ये देखिए आप, ये जो फालतू स्पेसेस दी ब्रैकेट तक, ये सारी ट्रिम हो गई यहाँ पर। अब हमने जिस एग्जांपल को लेके वर्कआउट किया था वो एग्जांपल है, तो वो था ABCD और 2 स्पेसेस। तो ABCD और 2 स्पेसेस, तो ये जो 2 स्पेसेस थी, ये 2 स्पेसेस दिख रही है आपको ब्रैकेट के पहले, ये यहाँ पर कम हो चुकी है, ABCD बचा सिर्फ। तो ये हो गया हमारा राइट ट्रिम। आई होप आज के सेशन में आपको सब कुछ समझ आओ। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, अगले सेशन में भी हम आगे का डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में ये चाहूँगा कि आप इस सेशन में जितने भी जो प्रोग्राम्स थे सबको वर्कआउट करके देखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।